बच्चों, आज हम केदारनाथ सिंह की कविता दिशा के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर खड़ा पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। बच्चों, ये कविता जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता है। बच्चों की जो दुनिया होती है वो बहुत छोटी होती है और उसकी अपनी सीमा में रहकर ही वो सोचता है। तो कवि कह रहा है कि मैंने एक बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। मैंने प्रश्न पूछा, हिमालय किधर है? तो बच्चे ने बड़ी ही सहजता से हिमालय उधर बता दिया जिस तरफ उसकी पतंग भागी जा रही थी, अर्थात जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही थी। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने जाना कि हिमालय किधर है। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि को समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चों की जो दुनिया होती है वो अपने तक सीमित होती है। वह हर चीज़ को अपने हिसाब से देखती है। उसकी दुनिया छोटी होती है और वो उसी सीमा में रह के सोचते हैं। अर्थात उस बच्चे ने भी बड़ी सहजता से ये उत्तर दे दिया कि जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है हिमालय भी उधर ही है। और लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि हर व्यक्ति का यथार्थ और सीमा उसके सोचने के अनुसार होती है। इसका संदर्भ हम देखते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित पद्य है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। यथार्थ के संबंध में सभी अपने ढंग से सोचते हैं और बच्चे भी अपने ढंग से सोचते हैं। इसका विशेष है बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चे सहज रूप से किसी भी बात का उत्तर दे देते हैं। भाषा सहज, सरल और भावों के अनुकूल है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग है। प्रसाद गुण से युक्त काव्य रचना है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, केदारनाथ सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। प्रश्न नंबर 2, केदारनाथ सिंह किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? इसका उत्तर हम लिखेंगे आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। इस विषय पर केदारनाथ सिंह जी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, कवि को किस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस इस कविता संग्रह पर 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 4, केदारनाथ सिंह के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? इसका उत्तर है केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम हैं बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टालस्टॉय और साइकिल। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह जी की आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे केदारनाथ सिंह जी की आलोचनात्मक पुस्तकें निम्न हैं। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, ये दोनों ही उनकी आलोचनात्मक पुस्तिकाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, कवि के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, ये दोनों ही इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह जी की कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे इनकी कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविता नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, केदारनाथ सिंह जी का विविध भारतीय भाषा का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे केदारनाथ सिंह जी का विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह ताना बाना नाम से प्रकाशित हुआ। अब पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है? उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? इसका उत्तर लिखेंगे कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। मोहल्ले में हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है।
सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा कोपले निकलने लगती हैं। परंतु बस बनारस में जो वसंत आता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह से वसंत आता है, जो धूल से भरा हुआ है और भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं, यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में भी नमी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, खाली कटोरों में वसंत का उतरने से आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगती है, लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी जो चिंता है वो कुछ समय के लिए समाप्त हो गई। उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। अतः कवि इस स्त्री को खाली कटोरे में वसंत का उतरना कहता है। अगला प्रश्न है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया? इसका उत्तर है, कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ का हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। वे शव कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य का क्रम है, जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। अगला प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे ही यहाँ मंदिरों के घंटे बजते हैं। शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ सभी काम धीरे धीरे होते हैं। यही इस शहर की विशेषता है। यह शहर को सामूहिक लय प्रदान करता है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब खो गया है। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। वहाँ बदलाव अवश्य हो रहे हैं, परंतु उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत और धार्मिक मान्यताएं वैसी ही बनी हुई है। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए है। तेजी के इस दौर में वह भूत वर्तमान से बंधे हुए दृढ़ता पूर्वक चल रहा है। प्रश्न नंबर 5, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, धीरे धीरे की सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं। चीजें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी रहती है जहाँ सदियों से बंधी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित है। भाव यह है कि धीरे धीरे की सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं, बल्कि वह इस कारण और भी मजबूत हो गया। अपने आसपास हो रहे बदलावों को से यह शहर अछूता है। यहाँ प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही है। लोग आज वैसे ही गंगा को माता की संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा, इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि के अनुसार सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहली विशेषता है, यह मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यह कभी आधा जल में और आधा ऊपर सा जान पड़ता है। यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का सुंदर समन्वय दिखने को मिलता है। अर्थात जहाँ एक और प्राचीन मान्यताएं जीवित हैं,
वहीं बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य के दर्शन कराता है। अगला प्रश्न है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई है उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बनारस शहर के लिए 2 जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुई हैं। वह इस प्रकार है, इस महान और पुराने शहर की जीप किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर की गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है। अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस की आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है, वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष में बिल्कुल अनजान खड़ा हुआ है। बच्चों, यह थी कविता केदारनाथ सिंह जी की दिशा। आप इस कविता की पुनरावृत्ति करें और इसके प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करें। अगली कक्षा में हम शीघ्र ही मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।